हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त हमने भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे पहले मौर्य वंश पढ़ा। मौर्य वंश में हमने सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, अशोक और मौर्य प्रशासन की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, कर व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब फिर हमने बात की थी गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में हमने सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ लिए हैं। कि गुप्त वंश का संस्थापक तो माना जाता है श्रीगुप्त, जिसका कार्यकाल था 440 से 425 ईस्वी के बीच। और घटोत्कच सेकंड शासक माना जाता है गुप्त वंश का, और जिसका काल 225 से 319 ईस्वी तक था। बाद में बात आता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक क्योंकि जो घटोत्कच और श्रीगुप्त थे वो एक अधीन थे, वो कुषाणों के अधीन थे। ठीक है, वो कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का ऐसा प्रथम शासक था जो स्वतंत्र था। ठीक है, तो स्वतंत्र होगा। अगर गुप्त वंश को एक राजा स्वतंत्र कर दे तो वो वास्तविक संस्थापक कहलाएगा ना। तो इस प्रकार से वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा आता है हमारा समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। ठीक है भाई, समुद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे आज। समुद्रगुप्त का कार्यकाल देख लेते हैं। कोई कहते हैं 335 से 375, कोई कहता है 335 से 380, कोई कहता है 350 से 380, कोई कहता है 350 से 375। और हमको ये याद रखना है कि समुद्रगुप्त का कार्यकाल 350 से 375 ईस्वी के बीच था। ठीक है भाई, 350 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच राज किया किसने? समुद्रगुप्त ने। आप ये बताओ, आप ये भी पूछोगे कि कल सर आपने बताया था कि 335 से समुद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 335 तक था, लेकिन वो 335 और 350 है, क्योंकि 335 से हम 350 के बीच में कोई शासक का कार्यकाल नहीं मिलने के कारण चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 319 से 350 तक माना जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक कार्यकाल 335 तक है, अर्थात 335 और 350 के बीच कोई शासक का कार्यकाल नहीं होने के कारण ही चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल 335 से 350 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल हमको याद रखना है 350 से 375। भाई बात करते हैं समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किस में मिलती है। तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है पर्याग प्रशस्ति में, जो लिखी थी हरिसेन ने। ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी हमको ये कैसे पता चला कि गुप्त वंश में एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। तो जानकारी मिलती है पर्याग प्रशस्ति में, पर्याग प्रशस्ति। ठीक है भाई, पर्याग प्रशस्ति के बारे में हम याद रख लेंगे। ठीक, नहीं रखना तो पड़ेगा। क्या समुद्रगुप्त शासक था गुप्त वंश का? था या नहीं था? तो इसके बारे में जानकारी आपको कहां मिलेगी? तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी पर्याग प्रशस्ति में, और पर्याग प्रशस्ति के लेखक हैं कौन? हरिसेन। कौन है? हरिसेन। ध्यान में रखना होगा आपको हरिसेन आगे भी वो बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में तो काम आना ही है, लेकिन इसी गुप्त वंश में आपके बहुत काम आएगा आगे। आपको हरिवंश याद रखना है। बात बढ़ाते हैं थोड़ा कुछ आगे। और इसने कुछ सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने आर्यवर्त, उत्तर के जो राजा थे, इससे उत्तर के राजा थे जिसको इसने आर्यवर्त कहा। तो उत्तर के 12 राजाओं और दक्षिण के 12 राजा, उत्तर के 9 राजा थे और दक्षिण के 12 राजा थे, तो उनको हराया था इसने। तो उत्तर को तो इसने आर्यवर्त कहते हैं, उत्तर के जो शासक थे उसको आर्यवर्त कहते हैं। तो उसको प्रासबोधरण नीति से हराया था। कि प्रासबोधरण का अर्थ है कि उस राजा को, उसके साम्राज्य को और तथा उसके वंश को, जिसको समुद्रगुप्त हरा रहा है, उसके वंश को उखाड़ फेंकना, अर्थात उसके वंश को समाप्त कर देना। क्या नीति कहलाती है?
प्रसाबोधरण। ठीक है, प्रसाबोधरण नीति कौन सी है कि जिस राजा पर जो समुद्रगुप्त करता है आक्रमण, उस राजा को उसके वंश से उखाड़ फेंकना, उसका वंश ही समाप्त कर देना, कौन सी नीति कहलाती है? प्रसाबोधरण। ठीक है भाई, प्रसाबोधरण। तो इसने आर्यवर्त के, फिर इनके सिक्कों में बारे में बात करेंगे, इसके वीणा वादन सभी के बारे में एकदम मजे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पहले बात कर लेते हैं इसने कौन कौन सी युद्धों पर युद्धें हासिल की थी। ठीक है, इसने आर्यावर्त के 9 राजा, आर्यावर्त अर्थात उत्तर के आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया। ठीक है भाई, इतो याद रहा जैसे कि 9 राजाओं को हराया। किसने हराया? तो समुद्रगुप्त ने हराया। ठीक है भाई, आर्यावर्त के 9 राजाओं को किसने हराया? समुद्रगुप्त ने। और इनके साथ कौन सी नीति अपनाई? तो इसके साथ प्रसाबोधरण। ठीक है, आर्यावर्त के राजाओं के साथ प्रसाबोधरण। कौन सी नीति? प्रसाबोधरण नीति। ठीक है, कौन सी? प्रसाबोधरण नीति अपनाई। और इस नीति का अर्थ क्या है? वंश को उखाड़ फेंकना। ठीक है भाई, वंश को उखाड़ फेंकना। ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि आपको समझ में आई इतनी बात। कितनी बात? कि एक शासक था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का सेकंड शासक, जिसका कार्यकाल था 350 से 375, और जिसकी जानकारी हमें मिलती है पर्याय प्रशस्ति में, और पर्याय प्रशस्ति के लेखक हैं हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। और इसने उत्तर के अर्थात आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था। किस नीति के अनुसार हराया? तो प्रसाबोधरण नीति के अनुसार इसने उत्तर या आर्यावर्त के 9 राजाओं को हरा दिया। अब दक्षिणापथ के राजाओं को भी इसने हराया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दक्षिणापथ के राजा थे 12 राजा थे दक्षिणापथ के। ठीक है, तो 12 राजा थे दक्षिणापथ के, जिसको इसने कौन सी नीति से हराया? ग्रहणानुसरण। ठीक है, ग्रहणानुसरण। कौन सी नीति? तो इसने उनको पहले बात कर लेते हैं दक्षिणापथ के 12 राजाओं को हराया। 12 राजाओं को हराया। ठीक है, 12 राजाओं को हराया। किसने हराया? समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को हराया था। ठीक है, 12 राजाओं को हराया था। ठीक, किस नीति के अनुसार हराया? अर्थात उत्तर वाले को उखाड़ फेंको, नीचे वाले को अधीन करो। बस ऊपर वाले राजाओं को उखाड़ फेंको, और नीचे वाला राजा जैसे दक्षिण में, तो उनको अधीन करो। ठीक है भाई, दक्षिणापथ के राजाओं को ग्रहणामोक्षानुसरण, बहुत बड़ा नाम है, ग्रहणामोक्षानुसरण, इतना बड़ा नाम है। ग्रहणामोक्षानुसरण की नीति के तहत, नीति के तहत हराया। इस नीति में क्या था? तो इस नीति में था साहब कि इस नीति के अनुसार राजा को हराना और उसको अपने अधीन करना, न कि उसके वंश को समाप्त कर देना। क्या था? उत्तर वाले में तो राजा को हराकर उसका वंश ही समाप्त कर देते थे, लेकिन दक्षिण वाले एरिया में इसने क्या किया? उनके राजाओं को हराकर
उससे कर वसूलना शुरू कर दिया और उसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और अपने साम्राज्य में, ऊपर वाले को तुमने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है, उसका वंश खत्म करके उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और दक्षिणापथ के राजा को अधीन कर लिया था, उसका साम्राज्य नहीं छीना। ठीक है, इतने तक इसमें तो क्या, इसको राजा को अधीन कर लेना, राजा को अधीन कर लेना, कर लेना। ठीक है, राजा को अधीन कर लेना, राजा को अधीन कर लेना। ठीक, आगे बात करते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। अब समुद्रगुप्त ने, ठीक है, और समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहते हैं भाई, लिच्छवी वंश का दोहिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और इसी कारण यह समुद्रगुप्त लिच्छवी दोहित्र कहलाया। ठीक है भाई, लिच्छवी दोहित्र कहलाया, लिच्छवी दोहित्र कहलाया। ठीक है भाई, लिच्छवी दोहित्र कहलाया। तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको लिच्छवी दोहित्र भी कहते हैं, दोहित्र कहते हैं बस। और अब जब हम पढ़ेंगे सिक्के, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे और सिक्कों में आपका समुद्रगुप्त पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो उपाधियां, जो कार्य किए थे वो सब सिक्कों में आ जाएगी और जो बाकी बचेगा वो हम आगे करेंगे सिक्कों के बाद। शुरू करते हैं सिक्के, किसके? समुद्रगुप्त के सिक्के। ठीक है, इसने सिक्के 6 प्रकार के सिक्के चलाए, 6 प्रकार के सिक्के चलाए, 6 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है भाई, 6 प्रकार के से धनुर्धारी, सॉरी पहले सबसे पहले आता है ध्वजाधारी, धनुर्धारी और परशुधारी। 3 तो हो गए, ध्वजाधारी, धनुर्धारी, परशुधारी, ध्वजाधारी, धनुर्धारी, परशुधारी, ध्वजाधारी, धनुर्धारी, परशुधारी, ध्वजाधारी, धनुर्धारी, परशुधारी। ठीक, चौथा हो जाएगा आपका अश्वमेघ सिक्का, अश्वमेघ। ठीक है, अश्वमेघ कौन सा? अश्वमेघ सिक्का। तो सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं, सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सिक्के नंबर 1 आपका कौन सा सिक्का है? ध्वजाधारी। ठीक है भाई, ध्वजाधारी। ठीक, तो ध्वजाधारी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ध्वजाधारी को दंडधारी भी कहते हैं, दंडधारी भी कहते हैं और ध्वजाधारी दंडधारी। ठीक, इसे दंडधारी भी कहते हैं। ठीक, आगे इसमें क्या है? ये समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का था, समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का था, प्रथम सिक्का किसका? समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का था। तो इसे नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो इसीलिए इसको वापस ऊपर लिखते हैं थोड़ा। ठीक, ऊपर लिखते हैं कौन कौन से, तो आपके हो जाएंगे। नंबर पहला था ध्वजाधारी, ध्वजाधारी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक सिक्कों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं नाम बता दिया और सिक्के कंप्लीट नहीं, अलग से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ध्वजाधारी, ठीक, ध्वजाधारी, धनुर्धारी, ध्वजाधारी, धनुर्धारी और पशुधारी, अश्वमेघ और व्याघ्रनियंता और वीणावादन, 6 प्रकार के सिक्के थे ध्वजाधारी। इसको दंडधारी भी कहते हैं, दंडधारी। इसके मुख्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में,
प्रथम सिक्का किसका? समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का, ठीक है, प्रथम सिक्का समुद्रगुप्त का। और इसमें समुद्रगुप्त के 100 युद्धों का वर्णन मिलता है, 100 युद्धों के विजय का वर्णन, 100 युद्धों के विजयों का वर्णन, विजयों का वर्णन किसमें मिलता है? इसमें मिलता है आपके ध्वजाधारी में। ध्वजाधारी में 100 युद्धों के विजयों का वर्णन मिलता है। और इसमें पराक्रम की उपाधि धारण की हुए है। कौन है इसमें? उपाधि आपकी कौन सी है समुद्रगुप्त की? तो इसमें पराक्रम की उपाधि के उल्लेख मिलता है। इसमें पराक्रम की उपाधि, पराक्रम की उपाधि। समुद्रगुप्त का प्रथम, 100 युद्धों का विजय का वर्णन और उपाधि पराक्रम। 3 चीजों से ये सिक्का आपका कंप्लीट। 3 चीजों से सिक्का आपका कौन सा सिक्का? ध्वजाधारी सिक्का कंप्लीट। इसमें क्या है? तो इसमें भाई ये समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का है। हाँ जी, समुद्रगुप्त का प्रथम सिक्का है। और इसमें 100 युद्धों का 100 युद्धों के विजयों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या है? और इसमें उपाधि मिलती है समुद्रगुप्त की पराक्रम। सेकंड नंबर सिक्का अपना आता है धनुर्धारी, धनुर्धारी, ठीक है भाई। सिक्का दूसरे नंबर सिक्का कौन सा आता है? धनुर्धारी। फर्स्ट नंबर तो हो गया ध्वजाधारी, प्रथम सिक्का, 100 युद्धों का विजयों का वर्णन और उपाधि पराक्रम की उपाधि। फिर बात करते हैं धनुर्धारी, ठीक। धनुर्धारी, इसमें किसने? समुद्रगुप्त ने कौन सी? अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। अप्रतिरथ की उपाधि धारण की। किसने की भाई? तो समुद्रगुप्त ने की थी, सॉरी दूसरा है। समुद्रगुप्त ने अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। किस सिक्के में? धनुर्धारी सिक्के में। बात करते हैं सिक्का नंबर 3। सिक्के नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। सिक्का नंबर 3, सिक्का नंबर 3। तीसरे सिक्का का नाम क्या है? परशुधारी। हाँ यार, परशुधारी, परशुधारी, परशुधारी। इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि थी, इसमें समुद्रगुप्त की उपाधि थी कृंतार्तिक, कृंतार्तिक, कृंतार्तिक। मैं लिखा देता हूं आपको, कृंतार्तिक, कृंतार्तिक की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। कौन से सिक्के में? तीसरे सिक्के परशुधारी में, ठीक है, परशुधारी में। सिक्का नंबर आता है 4 को आता है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध, अश्वमेध। इसमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। अश्वमेध सिक्का, इसमें यज्ञ की जानकारी मिलती है, यज्ञ की जानकारी, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा सिक्का था जिस पर समुद्रगुप्त का कोई अंकन नहीं था, ठीक है। एकमात्र सिक्का जिस पर समुद्रगुप्त का कोई अंकन नहीं, ठीक। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तीसरा चौथा आपको समझ में आया? तीसरा है परशुधारी, जिसमें कृंतार्तिक, कृंतार्तिक की उपाधि धारण की। किसने? समुद्रगुप्त ने। कौन से सिक्के में? तीसरे सिक्के में। बात करते हैं चौथे सिक्के की। चौथे सिक्के में अश्वमेध यज्ञ सिक्का, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ सिक्का। इसमें यज्ञ की जानकारी मिलती है। और इसमें ऐसा सिक्का, एकमात्र ऐसा सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है। इस पर दत्ती देवी का है अंकन, ठीक है। दत्ती देवी उस समय की एक देवी थी जिसका नाम है दत्ती देवी। इस पर, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। इस पर दत्ती देवी का अंकन,
दत्ती देवी का अंकन है। आपका चौथा सिक्का कंप्लीट। बात करते हैं पांचवें सिक्के के बारे में। पांचवा सिक्का आपका कौन सा है? व्याघ्र निहंता। व्याघ्र निहंता पांचवा व्याघ्र निहंता। इसमें तो आपको कुछ याद रखना ही नहीं है। ये पांचवा सिक्का है और इसमें गंगा की उपाधि धारण की थी। गंगा की उपाधि धारण किसने? समुद्रगुप्त ने। बात करते हैं छठे सिक्के के बारे में। छठा सिक्का है वीणावादन सिक्का। वीणावादन सिक्का और इसमें समुद्रगुप्त ने सबसे बड़ी उपाधि महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। कौन से सिक्के में उल्लेख है? वीणावादन सिक्के में। और इसमें हमको संगीत की जानकारी मिलती है, अर्थात गुप्त वंश में संगीत बहुत प्रचलित था और समुद्रगुप्त को कवि राजा की उपाधि धारण की थी। कवि राजा की उपाधि दी गई थी क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत संगीतकारी और कवि भी था। तो वो कवि राजा, हम वो सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये वीणावादन सिक्का। वीणावादन सिक्का, ठीक है। वीणावादन सिक्का और वीणावादन सिक्के में इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसमें संगीत की जानकारी मिलती है। संगीत की जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हमारे 6 सिक्के कंप्लीट हो गए। अब कुछ इसके सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। कुछ इसको कवि राजा की उपाधि दी गई थी और बताया जा रहा है कि इसके 100 घाव थे। राणा सांगा के 80 घाव थे। इसके +20 कर दो, ठीक है। 80 + 20 कर दो। इसके 100 घाव थे और 100 युद्ध जीते थे इसने। तो आपको याद रखना क्या है इसमें? 100 याद रखना है बस। 100 युद्ध जीते थे, 100 घाव था, ठीक है। 100 घाव था। तो इस प्रकार के सामान्य परिचय की बात हम करेंगे कल, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अभी कुछ चैनल ग्रो कर रहा है। बाद में तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आपसे लाइव रूबरू होंगे और आपके हर कमेंट का जवाब और हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तो अभी थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा छोटे वीडियो में ही कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। तो उसकी सामान्य परिचय और सब सोने का सिक्का और इसके वीणावादन संगीत की जानकारी, एक पॉइंट, मतलब समुद्रगुप्त में चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, सारा पढ़ लेंगे तो लेवल क्या देखना, हमको तो सारा पढ़ना है। हमको तो समुद्रगुप्त सारा पढ़ना ही है। उसका डीप एक क्वेश्चन निकालना है। तो बड़ा लेवल क्या और छोटा लेवल क्या, हम चाहे वो लेवल ले सकते हैं, ठीक है। हम आरएस की एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं और एसएससी की दे सकते हैं और बीएसटीसी की दे सकते हैं। सॉरी, बीएसटीसी में तो आपका आएगा नहीं ये। हम चाहे तो एसएससी की दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं, डी ग्रुप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे सकते हैं। तो लेवल क्या देखना, सारा पढ़ना है हमको। लेवल कुछ नहीं होता आज के एग्जामों में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रफल बताओ किलोमीटर में, और एसएससी में पूछ सकता है क्षेत्रफल बताओ मील में। तो मील थोड़ा किलोमीटर में तो हमको याद रह जाएगा, तो वो यूपीएससी में पूछ सकता है। तो यूपीएससी में एसएससी से डीपली भी पूछ सकते हैं और ऊपर भी पूछ सकते हैं। उसमें लेवल कुछ होता नहीं है, आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऑल एग्जाम के लिए ये तैयारी करवाता हूँ और शानदार कंटेंट मिलेगा और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। एक कोर्स आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से हम समुद्रगुप्त की सामान्य जानकारी की बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो कर लें, ठीक। और तो कुछ कहना है नहीं, तो धन्यवाद।